हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है गणेश जांगीर। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलरली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम 21 और 22 जुलाई की पांच पांच इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज को देखेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में तेज सिविल की एप्लीकेशन पे मिलेगी। इसके अलावा तेज सिविल का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो कि आरपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से तैयार की गई है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से कोटेशन के साथ। कोटेशन कहता है कि ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको बस हार्डवर्क करना है और उसके साथ सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एक सेइंग है बहुत अच्छी कि द वन हु बिलीव इज द वन हु अचीव्स। जो विश्वास करता है वही पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले अपन लास्ट क्लास की जो 5 न्यूज थी उनको वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि नगरीय मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की। किसके लिए की ये अदिति योजना? तो ये जो एमएसएमईज होते हैं, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उनमें एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज लेना। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यानी ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग में लेना। किसके द्वारा ये योजना जो है लागू की जाएगी? तो ये लागू की जाएगी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा। 3 वर्ष तक ये योजना लागू रहेगी, 2025-26 से 2027-28 तक। टोटल 3 वर्ष तक लागू रहेगी। और इसके लिए अगर बजट की बात करें तो इसके लिए बजट है 1000 करोड़। इसके अलावा अपन ने क्या देखा कि कुछ ब्याज सब्सिडी के बारे में देखा था, इंटरेस्ट सबवेंशन। और हमने देखा कि माइक्रो और स्मॉल जो इंटरप्राइजेज होंगे उनके लिए 5% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान था, और जो मीडियम इंटरप्राइजेज होंगे, मध्यम उद्योग, उनके लिए 3% ब्याज सब्सिडी के बारे में हमने देखा था। इसके बाद अपन ने नेक्स्ट न्यूज देखी थी कि भारत ने 24 घंटे में 3 मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण किया। कौन कौन सी 3 थी? सबसे पहले अपन ने देखा कि आकाश प्राइम कहां पर हुआ था? तो हमने देखा कि लद्दाख में हुआ था, 15,000 फीट की ऊंचाई पर। डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया था। और हमने देखा था कि ये मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट हमने देखा कि पृथ्वी 2 इस मिसाइल का लॉन्च हुआ। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल। कहां पर हुआ था? तो हमने देखा था कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर ओडिशा में, वहां पर इसका परीक्षण हुआ था। ठीक है। फिर हमने देखा कि 350 किलोग्राम की इसकी रेंज, 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इसके अलावा ये 500 से 1000 किलोग्राम का जो परमाणु हथियार है अपने साथ कैरी कर सकती है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि अग्नि 1 मिसाइल का भी लॉन्च किया गया था पृथ्वी 2 के साथ। कहां पर? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा में। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज की बात करें तो रेंज थी 700 से 900 मीटर, और कैरिंग कैपेसिटी यानी कि ये 1000 किलोग्राम के न्यूक्लियर वेपन अपने साथ कैरी कर सकती है। और इन दोनों को भी किसने डेवलप किया? तो इन दोनों को भी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। ये देखा था अपन ने। फिर इसके बाद हमने देखा कि यूक्रेन के नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई। किसकी हुई थी? क्या नाम था उनका? यूलिया एनातोलीवाना। क्या नाम है? यूलिया एनातोलीवाना। ठीक है, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री। फिर हमने देखा कि इजराइल द्वारा संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रॉर 1 को लॉन्च किया गया। कहां पर किया गया था? तो हमने देखा कि फ्लोरिडा यूएसए में किया गया था, फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके माध्यम से। और लास्ट हमने न्यूज देखी थी कि राजस्थान और यूएई के बीच में 3 लाख करोड़ का नवीनीकरण ऊर्जा निवेश समझौता
और ये समझौता कब हुआ था? ये समझौता हुआ था राइजिंग राजस्थान के टाइम, राइजिंग राजस्थान समिट के टाइम। तो ये 5 न्यूज अपन ने देखी थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता कब हस्ताक्षरित था? When was the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement signed? 10 मार्च 2023, 10 मार्च 2024, 15 मार्च 2024 या 5 मार्च 2024? क्या है आंसर? इसका आंसर है 10 मार्च 2024। चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि स्विट्जरलैंड ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को की पुष्टि प्रक्रिया पूरी की, यानी इसको रेटिफाइड किया। किसको? भारत और EFTA, इन दो समूह के बीच में जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसकी रेटिफिकेशन स्विट्जरलैंड द्वारा पूरी की गई है। और इसके अलावा पहले आइसलैंड, लिंकटेस्टिन और नॉर्वे, इन द्वारा पहले ही जो है रेटिफिकेशन हो चुकी थी। तो अब EFTA के जो चारों सदस्य हैं, चारों जो नॉन यूरोपियन यूनियन सदस्य हैं, इन चारों ने इसको रेटिफाई कर दिया है। अगर मैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करूं तो ये लागू होगा अब अक्टूबर 2025 से। EPA एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जो है इसे साइन किया गया था। 2008 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी और 16 साल की लंबी बातचीत के बाद जो है 10 मार्च 2024 को ये साइन किया गया था। और ये भारत का किसी भी यूरोपीय समूह के साथ सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसका उद्देश्य क्या होगा? बाइलेटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, इसके ताकि जो दोनों समूह है उनके जो मार्केट है उनका एक्सेस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और अगर TEPA के बारे में बात करें तो TEPA के तहत जो EFTA है ये अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटित राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय मानक ढांचा किसने विकसित किया? हु डेवलप द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह? संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, क्षमता निर्माण आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन या नीति आयोग? क्या है आंसर? इसका आंसर है क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये अपन देख सकते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन यानी कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय संभालते हैं, उनके द्वारा नई दिल्ली में जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट है उसमें राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान मानक यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 2.0 का शुभारंभ किया। ये क्या, एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क है। किस लिए है? तो जो सिविल सेवक होंगे उनके लिए, उन्हें एफिशिएंट बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए ये जो ढांचा है इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया क्षमता निर्माण आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर आता है। ये पहल भविष्य के लिए तैयार, नागरिक केंद्रित यानी कि सिटीजन सेंट्रिक, सक्षम नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी का निर्माण करने का लक्ष्य रखती है, जो कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत दृष्टिकोण के अनुरूप है। अगर अपन NSCS TI 2.0 के बारे में बात करें तो ये ढांचा सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए एक परिष्कृत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया की 50 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2025 सूची में भारतीय महिलाओं में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? हु अमंग द फॉलोइंग टॉप अमंग द इंडियन वुमेन इन फोर्ब्स 50 richest self-made women in the world 2025 लिस्ट? फाल्गुनी नायर, लीना नायर, किरण मजूमदार शॉ या रोशनी नादर मल्होत्रा? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है फाल्गुनी नायर। इसके अलावा अगर लीना नायर के बारे में बात करें तो हमने पहले भी देखा था कि ब्रिटेन द्वारा इनको
ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया नेतृत्व के लिए। लीना नायर कौन है? तो शेनेल की सीईओ है। इसके अलावा किरण मजूमदार शॉ, तो किरण मजूमदार शॉ फाल्गुनी नायर के बाद सेकंड नंबर पर है इस सूची में। और लास्ट देखते हैं रोशनी नादार मल्होत्रा। रोशनी नादार मल्होत्रा कौन है? तो ये HCL की सीईओ है और हाल ही में जारी की गई फॉर्च्यून द्वारा मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में ये 21वें पायदान पर थी। फॉर्च्यून द्वारा जो मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की गई थी उसमें रोशनी नादार मल्होत्रा 21वें स्थान पर थी। चलिए देखते हैं अब अपनी न्यूज को। फोर्ब्स ने 50 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन ऑन अर्थ की नवीनतम सूची जारी की गई। इसमें 13 देश और 4 महाद्वीपों की जो वुमेन्स है उनको रिप्रेजेंट होने का मौका मिला। फोर्ब्स के अनुसार स्वनिर्मित महिला यानी सेल्फ मेड वुमेन वैश्विक अरबपति आबादी का 3.5% हिस्सा बनाती है। अगर सूची में मैं शामिल भारतीय महिलाओं की बात करूं तो केवल 2 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। फाल्गुनी नायर जो कि नायका की सीईओ है, नायका जो ब्रांड है उसकी, और ये ग्लोबली 31वें स्थान पर रही 31st। और किरण मजूमदार शॉ के बारे में बात करें तो ये बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक है और ये वैश्विक स्तर पर 32nd पोजीशन या 32वें स्थान पर रही। तो ये 2 नाम आपको ध्यान होने चाहिए, फाल्गुनी नायर 31st पोजीशन, किरण मजूमदार शॉ 32nd पोजीशन। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो पहले नंबर पर राफेला अपोंटो डायमंड रही। ये कौन है? ये मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी की संस्थापक है। सेकंड पर डाइने हेंड्रिक्स रही और थर्ड पर जोंग हुइजुआन रही, ये चाइना की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड? पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटका, मुंबई महाराष्ट्र या न्यू दिल्ली? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं न्यूज को। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया। कहां पर हुआ? तो यह हुआ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के परिसर में। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों के द्वारा महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है उसके परिसर में भारतीय क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा भारत मंडप का भी उद्घाटन किया गया और इसके अलावा जो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर यानी कि वेव्स हुआ था उसकी रिपोर्ट भी जारी की गई। वेव्स के बारे में अपन ने देखा था कि ये वर्ल्ड का पहला ऑडियो विजुअल समिट है। कहां पर हुआ था? हमने देखा था मुंबई में हुआ था, जियो वर्ल्ड सेंटर में। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि वेव समिट की थीम क्या थी, विषय क्या था? हमने काफी बार इसके बारे में चर्चा की है, तो आप सब कमेंट करके मुझे बताओ। आपके एग्जाम के लिए वेव्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा समिट था और वो भी भारत में हुआ था। इसके बाद अगर भारतीय क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान के बारे में बात करें तो ये भारत का पहला ऐसा संस्थान है जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को समर्पित करेगा। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? कि ऐसी फील्ड जो कला यानी आर्ट, म्यूजिक, फिल्म मेकिंग, क्राफ्ट या पेंटिंग, इन सारी जो फील्ड है उनको कैटर करे, उसे क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें अगर कुछ बुनियादी ढांचों के बारे में बात करें तो इसमें पूरी तरह सुसज्जित कक्षा यानी फुली इक्विप्ड क्लासरूम्स होगी, एडवांस्ड मीडिया लैब्स होगी और इसके अलावा पोस्ट प्रोडक्शन शूट्स भी होंगे। और इसके अलावा इसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और एक्सटेंडेड रियलिटी, इन सब की सुविधाएं भी होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, पाली राजस्थान के वह पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति कौन है जिनका निधन 18 जुलाई 2025 को हुआ? Who is the Padma Shri awardee from Pali, Rajasthan, who passed away on 18th July 2025? राम सहाय पांडे, अर्जुन सिंह शेखावत, मनोज कुमार या राधेश्याम बिश्नोई? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है अर्जुन सिंह शेखावत।
या फोटो देख सकते हो। अगर मैं राम साहेब पांडे की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के राई फोक डांस आर्टिस्ट थे और रिसेंटली इनकी भी मृत्यु हो गई। अगर मैं मनोज कुमार के बारे में बात करूं तो ये इंडियन एक्टर थे, फिल्म मेकर थे, इनकी भी मृत्यु रिसेंटली ही हुई। और इसके अलावा अगर मैं राधेश्याम बिश्नोई के बारे में बात करूं तो ये वाइल्ड लाइफ संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करते थे और रिसेंटली एक सड़क हादसे में भी इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, आप देखते हैं अपनी न्यूज को। ये आप देख सकते हो कि पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के पाली से है, 18 जुलाई 2025 को निधन हो गया उनका। 2021 में इन्हें राजस्थानी भाषा और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने टोटल 40 पुस्तकें यानी 40 बुक्स लिखी है और पूरा जीवन अपने राजस्थानी भाषा और साहित्य के लिए समर्पित किया था। अगर इनकी पहली रचना की बात करें तो 1952 में प्रजा सेवक पत्रिका में छपी थी। 2006 में उनकी पुस्तक बाखर्रा भूमिया के अंग्रेजी अनुवाद जिसका शीर्षक था द ट्राइबल कल्चर ऑफ गरासिया के लिए यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें। इसके अलावा 2004 की राजस्थानी रचना वंता वारिस का साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने अनुवाद भी किया था। तो आपको ये रचनाएं ध्यान होनी चाहिए, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि बाखर्रा भूमिया किसकी है या फिर वंता वारिस किसकी है। किसकी है? अर्जुन सिंह शेखावत। चलिए देखते हैं अगली न्यूज को। 22 जुलाई की पहली न्यूज है, जगदीप धनखड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जगदीप धनखड़। He resigned from the post of Vice President of India on 21st July 2025 due to health concern. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। He hails from किठाना विलेज, झुंझुनू, राजस्थान। वे राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के निवासी है। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है एक और दो दोनों। ये आप देख सकते हो कि जगदीप धनखड़ भारत की कौन से उपराष्ट्रपति थे? ये 14वें वाइस प्रेसिडेंट थे। कब इस्तीफा दिया? तो 21 जुलाई 2025 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरपीएस अब डेट्स पूछ रही है। तो 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। इनका कार्यकाल शुरू कब हुआ? तो 6 अगस्त 2022 को ये चुने गए थे और 11 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ली थी और 2 वर्ष तक इन्होंने ये कार्यभार संभाला। अगर इस्तीफे की प्रक्रिया की बात करें तो अनुच्छेद 67A यानी 67A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने इस्तीफा सौंपा। किस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया? तो इन्होंने स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सा सलाह की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। अगर इनके जन्म की बात करें तो 18 मई 1951 को इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? तो किठाना गांव, झुंझुनू, राजस्थान। इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। कौन से गांव में? किठाना गांव, झुंझुनू में। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से इनकी शिक्षा हुई है। और इनकी अगर राजनीतिक संबंधता के बारे में बात करें, कौन सी पार्टी से ये रहे हुए, जुड़े हुए, तो ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल से जुड़े हुए रहे थे। इसके अलावा अगर इनके करियर के बारे में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, 28वें राज्यपाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में 2019 से 22 तक। इसके अलावा ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर यानी कि संसदीय कार्य मंत्री रहे थे 1990-91 में। अगर इनके संसदीय करियर के बारे में बात करें तो 1989 से 91 के बीच में झुंझुनू से ये लोकसभा सांसद चुने गए थे और 93 से 98 के बीच में राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे थे। अगर कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ऐतिहासिक संदर्भ, तो धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति है जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया। इससे पहले वीवी गिरी और आर वेंकटरमन ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की वजह से इस्तीफा दिया था। अगर उपराष्ट्रपति के रूप में इनकी भूमिका के बारे में बात करें तो धनखड़ ने राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में संसदीय कार्यवाही का संचालन किया
और उनका इस्तीफा जो संसद का जो ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ है उसके पहले दिन आया। इसके अलावा अगर संवैधानिक पहलू की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 67 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र सौंपकर इस्तीफा दे सकता है। और चुनावी प्रक्रिया यानी इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल में दोनों सदन के सदस्यों द्वारा जो है चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की 88th कार्यकारी समिति का सत्र कहां आयोजित किया? वेयर वॉज द 88th एग्जीक्यूटिव कमिटी सेशन ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हेल्ड? जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, रोम इटली या वियना ऑस्ट्रिया? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है रोम इटली। न्यूज देखते हैं। 14 से 18 जुलाई 2025 को रोम इटली में जो कि जहां पर जो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसका हेडक्वार्टर है, वहां पर कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का जो है सत्र का आयोजन किया गया। अगर भारत के योगदान के बारे में बात करें तो इस सत्र के दौरान मिलेट अनाज जो होते हैं उसमें भारत के नेतृत्व को सराहा गया। और अगर भारत की तरफ से कौन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे भारतीय प्रतिनिधि मंडल को, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और इसके अलावा जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया भारत का। अगर मैं बात करूं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग जो है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य फूड से रिलेटेड जो है स्टैंडर्ड्स यानी कि मानक का निर्धारण करना, इसके अलावा दिशा निर्देश देना। ये एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त खाद्य संहिता यानी कि कोड्स बनाती है। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। अगर इस आयोग के बारे में बात करें तो इसका गठन हुआ था 1963 में। अध्यक्ष है एलन एजेजेले और मुख्यालय है रोम इटली में। आपको ध्यान देने वाली बात आपके एग्जाम के लिए है कि इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था रोम इटली में। और भारत की ओर से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2025 को GRSE द्वारा लॉन्च किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोत SWC का नाम क्या है? What is the name of anti-submarine warfare shallow water craft launched by GRSE on 21st July 2025? INS तमल, INS शारदा, INS अजय या INS तबर? क्या नाम है? इसका नाम है INS अजय। अगर मैं INS तमाल के बारे में बात करूं तो अपने पिछली कुछ क्लासेस में देखा था कि रशिया में इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया और ये एक ऐसा युद्धपोत है जो फॉरेन बिल्ट है और ये लास्ट होगा, विदेशी रूप से निर्मित युद्धपोत, ये लास्ट ऐसा होगा INS तमल। तो आपको ये नाम ध्यान होना चाहिए। अगर मैं INS शारदा के बारे में बात करूं तो INS शारदा भारत की ओर से जो महासागर इनिशिएटिव हुआ था इंडिया और मालदीव के बीच में, उसमें भारत की ओर से भाग लिया था INS शारदा ने। ये महासागर क्या है? ये पहली इंडिया और मालदीव के बीच में डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी। अगर मैं INS तब्बर के बारे में बात करूं तो इंडिया और यूके के बीच में जो पैसेक्स एक्सरसाइज होती है, पैसेक्स एक्सरसाइज में भारत की ओर से भाग लिया था INS तब्बर ने। अब देखते हैं न्यूज को। ये आप देख सकते हो 21 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्रालय के तहत जो डिफेंस PSU है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोतों यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला के 8वें और अंतिम जहाज INS अजय का शुभारंभ किया। इसका क्या उद्देश्य है? तो भारत का जो समुद्री रक्षा क्षमता है, मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज, उसको मजबूत करना। अगर इस परियोजना की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो अप्रैल 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
और जीआरएससी के बीच में एमओयू हुआ था, उस पर हस्ताक्षर हुए थे। और इसकी लागत की बात करें परियोजना की तो 6,311 करोड़ यानी 6,311 करोड़, और 2026 तक जीआरएससी को 8 जहाज की डिलीवरी देनी है। और पहला जहाज था आईएनएस अर्नाला, जो कि 8 मई 2025 को इसकी डिलीवरी दी गई थी और 18 जून 2025 को कमीशन किया गया था। अगर मैं आईएनएस अजय के बारे में बात करूं तो ये किस श्रेणी का जहाज है? ये अर्नाला श्रेणी का जहाज है। हमने देखा कि आईएनएस अर्नाला पहला जहाज था इस श्रेणी में, और टोटल 8 जहाज है। अगर इसके आयाम यानी डायमेंशन की बात करें तो 77.6 मीटर लंबाई है और 10.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। हालांकि ये ज्यादा आपके एग्जाम के लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अर्नाला श्रेणी के बारे में बात करें तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो तटीय जल या उथले जल होते हैं, शैलो या कोस्टल वाटर, उसमें जो दुश्मन पनडुब्बी होती है उनका पता लगाने यानी सर्वेलेंस का काम करती है, उन्हें ट्रैक करना और उन्हें जो है निष्प्रभावी बनाना। हमने बात की कि इसमें टोटल 8 जहाज होंगे। कौन से वो 8 है? तो आईएनएस अर्नाला, आईएनएस अंजदीप, आईएनएस अमीनी, आईएनएस अग्रय, आईएनएस अक्षय, आईएनएस अभय और आईएनएस अनुरोध। इसके अलावा जो अभी जो डिलीवरी दी गई है आईएनएस अजय, ये किसको रिप्लेस करेगी? अर्नाला श्रेणी ये करेगी अभय श्रेणी, जो पुराने युद्धपोत थे। ये आप फोटो देख सकते हो आईएनएस अजय की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है वाराणसी में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 हेल्ड इन वाराणसी? वैश्विक शांति के लिए आध्यात्मिक भारत, स्पिरिचुअल इंडिया फॉर ग्लोबल पीस, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति, यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप इंडिया, भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य और ज्ञान, वेलनेस एंड विजडम फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्या है आंसर इसका? क्या थी थीम? इसकी थीम थी नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत, यानी कि ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। ये आप देख सकते हो कि मनसुख मंडाविया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इसके अलावा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है, इनके द्वारा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन यानी कि यूथ स्पिरिचुअल समिट का उद्घाटन किया गया। कहां पर हुआ? तो ये हुआ था रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र, जो कि वाराणसी यूपी में है। वहां पर इसका आयोजन हुआ था। और इसकी थीम यानी विषय के बारे में बात करें तो विषय है नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत, यानी कि ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। अगर भागीदारी की बात करें तो 120 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों ने इसमें भाग लिया और इसका उद्देश्य है 2047 तक नशा मुक्त भारत के लिए रोड मैप विकसित करना। अगर इसके आउटकम की बात करें तो एक काशी घोषणा यानी काशी डिक्लेरेशन को अपनाया गया, जो कि नशा यानी कि सब्सटेंस अब्यूज को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती के रूप में मान्यता देता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि काशी डिक्लेरेशन यानी काशी घोषणा किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि नशे की लत को निपटाने के लिए 2030 तक ये पंचवर्षीय योजना के रूप में इस रोड मैप को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स द्वारा। अब देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ट्रेवल लेजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे के अनुसार एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक शहरों में जयपुर का स्थान कौन सा? व्हाट इज द रैंक ऑफ जयपुर इन एशियाज बेस्ट टूरिस्ट सिटीज अकॉर्डिंग टू ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? इसका आंसर है चौथा यानी फोर्थ। न्यूज देखते हैं। जयपुर ने ट्रेवल प्लस लेजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 सर्वे में एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक शहर टूरिस्ट सिटीज में चौथा स्थान हासिल किया। जयपुर ने इटली का जो फ्लोरेंस शहर है उसको पीछे छोड़ा। रैंकिंग किस आधार पर हुई थी? तो वोट के आधार पर ये रैंकिंग हुई थी। जो रीडर्स है, पाठक थे, उनके अनुभवों और वोट के आधार पर इस रैंकिंग को, सूची को तैयार किया गया। अगर भारतीय शहरों की बात करें तो जयपुर 91.33 की स्कोर के साथ चौथे स्थान पर था। मुंबई की बात करें तो 9वें स्थान पर था और आगरा भारत की बात करें तो 10वें स्थान पर था। तो ये थी 21 और 22 जुलाई की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज, यानी कि टोटल हमने 10 न्यूज देखी और उससे रिलेटेड 10 एमसीक्यूज देखे।
आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन में।